आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, इस बुलेटिन का मकसद यही रहता है कि तमाम खास खबरों को हम बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाते रहें और आप उन खबरों को हम हमारे जरिए बहुत आसानी भाषा में समझ पाएं। चलिए करेंगे शुरुआत। झारखंड में प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ चिंता का विषय है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि ये अवैध प्रवासी पंचायत प्रणाली पर नियंत्रण है उसको स्थापित करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, बांग्लादेश की ओर से जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। और साथ ही साथ ये हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि झारखंड में जिस तरीके से घुसपैठ को अंजाम लगातार दिया जा रहा है और यहाँ झारखंड से माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की ओर से लगातार घुसपैठ की जा रही है और अलग अलग राज्यों में ये लोग बसने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। हालांकि इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है, कई प्रयास अब तक कई कदम भी उठाए जा चुके हैं भारत सरकार की ओर से भी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि झारखंड में साथ ही अगर देखिए कोलिशन का जब जिक्र आता है, यानी गठबंधन का जब जिक्र आता है, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेएमएम लगातार सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रही है, तो अपनी राजनीति बचाने के साथ साथ में अपने क्षेत्र को भी बचाए रखना उसकी भी एक अहम जिम्मेदारी बनती है, उसकी भी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी बातें कही। झामुमो और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये तमाम बड़ी और खास बात कही है। और अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मजबूत करने का वक्त आ गया है। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है उसको जरा आप समझिए, चाहे झारखंड हो या फिर हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, नक्सलवाद का जिक्र किया जाए तो इसमें कोई भी राज्य अछूता नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का कहना यही है कि जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने आप को मजबूत करें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र की एक्चुअल समस्या है उस समस्या का निराकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो या फिर किसी न किसी तरीके से घुसपैठ की कोशिश हो, आप उस पर रोक लगाइए, ये आपकी बतौर जिम्मेदारी एक राज्य सरकार की बनती है। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्रचार के अंतिम दिन किश्तवाड़, गुलबगड़ और साथ ही रामबन में सभा करेंगे अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा होने वाला है और यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं में जोश भरने आ रहे हैं। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर आज वो जनसभाएं करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, यानी कि बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोडा पहुंचे, वहां उन्होंने चुनावी रैली की डोडा में। तो साथ ही माना जाता है कि जम्मू पहले से ही क्षेत्र बीजेपी का ही रहा है, यानी कि वो गढ़, एक तरीके से हम जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि जम्मू संभाग खासतौर पर बीजेपी का समर्थन करता है और इसके खाते में वोट जाती है। फिलहाल ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त बीते दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे, चुनावी प्रचार का शंखनाद उन्होंने किया था, तो अब गृह मंत्री अमित शाह के जाने की बारी बताई जा रही है, यानी कि अब वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे जम्मू में। और इसके साथ साथ में जिस तरह ये भी बातें सामने आई है कि कई ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी वहां कर रही है कि आखिर 2014 के बाद से किस तरीके से रूपरेखा बदली है कश्मीर और जम्मू की। बिल्कुल, देखिए यदि हम इस पूरे अखबार पर नजर दौड़ाएंगे तो ये मानिए पूरा का पूरा जो अखबार है वो चुनावी समर का है, जिसमें आप देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पे इसमें फोकस किया गया। यदि बात हम प्रचार प्रसार की करते हैं तो प्रचार का आज अंतिम दिन है, प्रथम चरण का मतदान, और इसके बाद किश्तवाड़, गुलाबगढ़ और रामबन में आज जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इनके एक मैसेज जो है वो थ्रू किया जाना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार को डोडा, रामबन, किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित कर भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी डोडा में चुनावी रैली कर चुके हैं। आपको बता दें, शाह की रैलियों को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में
कैंप कर रहे हैं। ये भी बता दें कि सोमवार यानी कि आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। इसके पहले चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों पुलवामा, अनंतनाग, कश्मीर के 7 जिलों की हम बात कर ही रहे हैं, जिसमें शोपियां है, कुलगाम है, पुलवामा है, रामबन है, किश्तवाड़ा है और डोडा की 24 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती हो, उनकी बेटी हो, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इस वक्त जी जान से अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। आज आखिरी चरण का है मतदान और इसके बाद 24 सीटों के लिए वोट होगा। तो फिलहाल देखिए, 10 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर तमाम, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या फिर नेशनल पार्टियां हैं, क्या कमाल दिखा पाएंगी, ये अब सभी के लिए चुनौती होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से 3 चरणों में चुनाव होंगे तो ये 3 चरणों के चुनाव कितनी आसान किस पार्टी के लिए होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौतियां इस बार हर पार्टी के लिए ही है। 10 सालों के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में पहले तो राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद से गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था, यानी कि जिस तरह अभी भी वहां पर सिर्फ गवर्नर रूल ही चल रहा है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पद तो पूरी तरीके से खाली है और मुख्यमंत्री तब चुना जाएगा जब ये विधानसभा चुनाव खत्म होंगे वहां। और विधानसभा के चुनाव ये 10 सालों के बाद हो रहे हैं, तो कई कठिनाइयां इस बीच कई पार्टियों के सामने हैं। एक और जहां बीजेपी लगातार अपने आप को ये हर किसी के सामने प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि अब तक वाकई जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार के बदौलत ही विकास के काम हो पाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय पार्टियां हैं वो लगातार ये दावे कर रही हैं कि पहले की स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों के लिहाज से ज्यादा बेहतर थी अब की स्थिति के मुकाबले, और अब की स्थिति में लगातार वहां स्थानीय लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। धारा 370 का भी जिक्र एक और जहां बीजेपी करती है कि आतंकवाद का हमने सफाया किया है, तो वहीं दूसरी तरफ धारा 370 को दोबारा से बहाल करने की तमाम दूसरी स्थानीय पार्टियां इसी को लेकर के अपना मुद्दा बना रही है और मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र मिलता है। देखिए, आपको बता दें जो बीजेपी का एक्चुअल में जो मोटिव है, जो कि इस पेपर में, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है, 32 सीटों पर मजबूती से मैदान में है, छोटे दल डटे हुए हैं, निर्दलीय हैं, घाटी में छोटे दलों निर्दलीय उम्मीदवारों पर भाजपा की पैनी नजर है। तो देखिए, आपको बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा की निगाहें कश्मीरी संभाग में चुनाव लड़ रहे 7 छोटे दलों के 7 निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी उनका इस वक्त निशाना है। पार्टी के आकलन के मुताबिक इनसे जुड़े उम्मीदवार 47 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। तो आपको पहले बता रहे हैं कि 32 सीटों पर मजबूती से मैदान में छोटे दल डटे हुए हैं, निर्दल डटे हुए हैं। इन्हीं को यहाँ पे आपको बता दें, इन्हीं निर्दलियों पर भाजपा की कहीं ना कहीं पैनी नजर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर, केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और कहा जा रहा है कि 2 दिन के भीतर वो इस्तीफा दे सकते हैं। अब फिलहाल इस्तीफा देने की जो नौबत है वो आएगी नहीं आएगी कैसे पता चलेगा, क्योंकि दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 15 सितंबर 2024 को ये बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन में वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराए जाने की मांग भी कर दी है। सीएम ने पार्टी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं देती मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं हर घर गली में जाऊंगा, तब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बिल्कुल, और देखिए ये दैनिक जागरण में इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई है और साथ ही सबसे बड़ी हेडलाइन भी इसमें यही लिखी गई है कि केजरीवाल छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद। लेकिन देखिए ये बताया जा रहा है कि बीते कल आपको याद होगा कि किस तरीके से खुले मन से उन्होंने ये कहा था कि 2 दिनों के भीतर ही वो अपना इस्तीफा रख देंगे। लेकिन अब यानी कि आने वाले कल में उनके ओर से त्यागपत्र रखा जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर आम जनता हमें एक बार फिर से अपना जनमत देती है, हमारा साथ देती है, समर्थन मिलता है आम जनता का, वो भरोसा एक बार फिर से अगर हम जीतने में पूरी तरीके से सफल साबित होते हैं तो दोबारा हम वाकई आम आदमी पार्टी लगातार आम जनता की सेवा में जुटेगी, यानी अपने कार्यभार को संभालेगी। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी इस पर कटाक्ष भी कर रही है कि अब तो आम आदमी पार्टी के पास और कोई ऑप्शन दूसरा बचा भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री कोई फैसला इस वक्त ले ही नहीं सकते हैं, सशर्त जमानत दी गई है। तो उनके पास मुख्यमंत्री पद छोड़ने के अलावा
अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था। दीपिका, देखो पूरा मेलो ड्रामा इस वक्त हम कह रहे हैं सुरभि दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के सीएम ने कहा आप विधायकों की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जनता मेरे व सिसोदिया की ईमानदारी पर मोहर लगा देगी, तब मैं इस्तीफा नहीं होगा, तभी मैं पद को संभालूंगा। अच्छा, इस्तीफा है क्यों, जरा आप जानिए, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार यही बताते हैं कि बहुत आसान शब्दों में आप समझ पाए। इस्तीफे की बात क्यों की जा रही है? दो चुनौतियां इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने आ खड़ी हुई हैं। पहली ये कि कथित शराब का जो मामला चल रहा है उसमें अपनी छवि को पाक साफ करके दिखाना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था। अन्ना हजारे ने भी साफ तौर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल वही शराब का विरोध करते थे जिसके लिए वो जेल में चले गए। पहली चुनौती ये हो गई। अब दिल्ली की जनता को वापस से आपको विश्वास में लेना होगा कि आप दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं। अच्छा, ये भी समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले सीएम के रूप में काम करने पर कई शर्तें लगा दी थी। जमानत दी, लेकिन शर्तें भी कई लगाई, और इससे सरकार के सामान्य कामकाज में गतिरोध आना तो बिल्कुल तय है ही। दूसरी बात, बताओ मुख्यमंत्री अपने कार्यालय या सचिवालय में जा नहीं सकते, यानी कि अब करें तो क्या करें। तीसरी बात, एलजी की मंजूरी के लिए जरूरी फाइलों के अलावा अन्य पर बतौर सीएम हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। चौथी बात, जमानत पर छूटे हैं, मुकदमा जारी रहेगा, नैतिक शक्ति के लिए चुनावी रास्ता चुनना चाहते हैं। अब देखिए तमाम बड़ी बातें, जैसा कि सुरभि भी आपसे जिक्र कर रही थी कि भाजपा जाहिर सी बात है चुटकी लेने से बाज आएगा ही नहीं। भाजपा कह रहा है कि अपने अपराध की स्वीकृति है, यानी कि अपने अपराध को केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं। अब इसीलिए जो है वो पूरा मेलो ड्रामा रच रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जैसे जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद लगातार वो पद यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब ये जो दुगनी चुनौती है ना, इससे पार पाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईमानदारी के अलावा मैंने कुछ और नहीं कमाया है, और बैंक के तमाम जो ऐप है वो सब मेरे खाली पड़े हुए हैं, आप मुझ पे भरोसा करिए। एक बार फिर से भरोसा जाहिर करिए। हम फिर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अभी इस स्थिति में है ही नहीं कि बतौर सीएम के पद पर रहते हुए वो कोई बड़ा फैसला ले सके, लेकिन अब करे तो क्या करें, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। अब उन्होंने इस्तीफे की जो बात कही है, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर ये सिर्फ एक मेलो ड्रामा क्रिएट किया गया है। और बिल्कुल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आरक्षण पर राहुल की टिप्पणी संविधान विरोधी है, ये धनखड़ की ओर से कहा गया है। तो देखिए, लगातार ओपी धनखड़ भी एक और जहां विपक्ष की सरकारों पर लगातार हमले बोल रहे हैं, और साथ ही धनखड़ ने इस बार ये कहा है। तो फिलहाल आरक्षण पर राहुल गांधी ने जहां टिप्पणी की थी, अमेरिका के जब दौरे पर वो पहुंचे थे, तो इसी दौरान अमेरिकी दौरे पर पहुंचने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा था कि देखिए, आरक्षण का मुद्दा अहम है भारत के लिए, लेकिन इसे खत्म तब किया जाएगा जब भारत वाकई विकास की राह पर बढ़ जाएगा, और हमें ये महसूस हो जाएगा कि वाकई अब हर किसी को उस स्तर तक पहुंचाया जा चुका है जिसकी एक उम्मीद, एक सपना देखा गया था शुरुआत में जब संविधान की स्थापना हुई थी। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि हमारा ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से आरक्षण को किसी से छीना जा सके, और इसी के तहत में हमने हमेशा इस ओर जोर दिया है कि आरक्षण को दिया जाएगा, और उम्मीद हम ये करते कि अगर हमारी सरकार चुन करके आती है तो कुछ वर्गों के लिए ये आरक्षण की सुविधा और ज्यादा बढ़ाई भी जा सकती है, यानी कि जो परसेंटेज है वो उसमें इजाफा आप देख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आरक्षण खत्म करने वाली टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा था अभी आरक्षण खत्म करने का सही समय नहीं है, इसी को लेकर के निशाना साधते नजर आए। देखिए, तमाम बड़ी बातें कही हैं जगदीप धनखड़ ने। कोर्ट को लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के रुख की भी आलोचना की थी उन्होंने। धनखड़ ने राहुल की मांग का समर्थन करते हैं। देखिए, कांग्रेस ये कहती नजर आई है। कांग्रेस ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सवाल किया कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की राहुल गांधी मांग का समर्थन करते हैं। पार्टी ने आरक्षण पर राहुल की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधने वाले धनखड़ पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ का एक पोस्ट टैग करते हुए पूछा कि वह किनका समर्थन करते हैं, उनका जो जातिवाद जनगणना कराने से इनकार करते हैं या उनका जो आरक्षण में 50% की सीमा हटाने का समर्थन करते हैं। फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि अमेरिका गए हुए राहुल गांधी और उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की, आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आए।
और इसी को बात को आपको बता दें कि विदेशी धरती पर की गई टिप्पणी पर उनकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और यही बात जगदीप धनखड़ ने कही है कि यदि आप विदेशों का दौरा करते, कोई पहली मर्तबा नहीं है सुरभि, जब राहुल गांधी जब भी विदेशों के दौरे पर होते हैं या फिर किसी भी सेमिनार में होते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में होते हैं या छात्रों को संबोधित करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का सवाल खड़ा कर देते हैं, सीधे सीधे वो भारत की पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं। और यही बात हमेशा से उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाती है और यही एक बड़ी वजह भी बनती है कि लगातार उन पर टीका टिप्पणी भी शुरू हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कर ली, आरक्षण का जिक्र कर लिया, तभी से जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप वहां पर जाके, दूसरी धरती पे जाके, विदेशों में जाकर आप भारत की बात कैसे कर सकते हैं, यहाँ की राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न आप कैसे उठा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को समझना होगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारत में जातिगत जनगणना का भी मुद्दा राहुल गांधी की ओर से उठाया गया था संसद के भीतर, तो भारत में सिख समुदाय के बीच भी इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। ये राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर ही कहा था, क्योंकि जब अमेरिका वो पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया भारत को लेकर के, और ये कहा है कि जिस तरीके से इन दिनों नफरत की राजनीति वहां पर की जा रही है, भारत में राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर बोलते नजर आए हैं, यहाँ तक कि सिखों को भी डराने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सिख समुदाय में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय का माहौल जरूर है, वो ये स्पष्ट समझ नहीं पा रहे कि क्या उन्हें वाकई पगड़ी पहननी चाहिए, क्या वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, क्या उन्हें कड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, कड़ा वो पहन सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में सिख समुदाय की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आज का सिख समुदाय भारत में कितना सुरक्षित है या नहीं है। वो अपना इतिहास भूल गए क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 84 के जो दंगे हुए थे उसका जिक्र हम बार बार इसी वजह से लेकर के आते हैं, ताकि आपको आपकी खामियां और आपकी गलतियां भी याद रहें। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इधर राहुल सबसे बड़े आतंकवादी हैं, ये कहा है बिट्टू ने। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी ही करार दे दिया है। उनका भी ये बयान राहुल की अमेरिकी यात्रा के दौरान सिखों पर की गई टिप्पणी के लिए आया है। रविवार को 15 सितंबर को बिट्टू ने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, वे भारतीय नहीं हैं। राहुल को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो फिलहाल देखिए, ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, दरअसल ये खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे और रवनीत सिंह बिट्टू जिनकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इस खबर को जिस तरीके से यहाँ कवर किया गया है, बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भागलपुर में रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। राहुल के समर्थन में आज देश को बांटने वाले, बम गोला बारूद वाले, ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले खड़े हो रहे हैं और इनके पक्ष में वो बात करते हैं। राहुल गांधी को लेकर के ये भी स्टेटमेंट रवनीत सिंह बिट्टू को ओर से दिया गया है कि राहुल गांधी जब भी कहीं अगर भारत से बाहर जाते, यानी कि विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में हर बार वो भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। हर बार वो भारत की राजनीति को लेकर के तो बोलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद भारत की छवि को कितनी बुरी तरीके से वो दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसको लेकर भी ये कहा जाता है, अब रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया है कि अगर आतंकवादियों की सूची तैयार होती है तो उसमें सबसे पहले नाम अगर किसी का आना चाहिए तो वो राहुल गांधी। इससे पहले आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने भी यही स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में रहते हैं तो भारत की बात वो करते हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो फिर विदेशों में जाकर भारत की बुराइयां करते हैं और भारत की छवि पूरी तरीके से खराब करते हैं। और आप ये समझिए कि जब एक बड़ा संवैधानिक पद उन्हें मिला हो तो इस तरीके के स्टेटमेंट से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरी राजनीति पर भी और पूरे भारत के लोगों पर भी, और साथ ही वो मानसिकता को भी दर्शाता है कि देशद्रोह वाली मानसिकता राहुल गांधी की है। अब तक बीजेपी के कई नेता ये सवाल खड़े कर चुके हैं कि नेता विपक्ष होते हुए वो अपनी भूमिका को समझ क्यों नहीं पा रहे और ऐसे स्टेटमेंट्स वो क्यों देते हैं। हालांकि देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई
उस तरह के भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह राजनेताओं को भी बचना चाहिए जो कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनको भी समझना चाहिए कि आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल करें। आतंकवादी शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है, उन शब्दों के मायने हैं और अपनी मर्यादाओं को चाहे कोई भी हो उसे भूलना नहीं चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाइए। हरियाणा में बीजेपी के सत्ता में आने पर अनिल विज ने सीएम पद पर दावा पेश किया है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा एक से अधिक मौकों पर अपने मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के बारे में खुलकर बोलने के बाद उन्होंने ये बात कही। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल अनिल विज के ओर से ये कहा गया है कि बीजेपी को लोग वोट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां भी सामने खड़ी है। महत्वाकांक्षा के बारे में खुलकर बोलने के बाद से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी बीजेपी में शामिल होकर के इस प्रतिष्ठित पद पर दावा ठोक दिया। यानी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री विज ने यह कहा कि वो हरियाणा में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, जिन्होंने 6 विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी हैं। देखिए, अब आपको बता ही रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही है बीजेपी के लिए। अपनों को मनाने की कवायद बीजेपी के लिए अब दोहरी चुनौती बन चुकी है। 10 साल तक बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है, तीसरी मर्तबा मैदान में उतरी है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अनिल विज का ये कहना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। भाजपा बोली सत्ता में आने पर नायब ही सीएम होंगे और यहीं पर अनिल विज को ये बात खल नहीं रही है। देखिए, आपको बता दें कि विज के सीएम पद पर दावेदारी के बीच केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही सीएम पद का चेहरा होंगे। पार्टी उनके नेतृत्व में जीत पे हैट्रिक बनाएगी। विज की दावेदारी पर प्रधान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन नायब ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो फिलहाल देखिए, जैसे लिस्ट जारी हुई थी वैसे कहीं ना कहीं मानो भगदड़ की स्थिति बन गई थी। इस्तीफों की बाढ़ आना बीजेपी में शुरू हो गई थी। अब अनिल विज ने कह दिया है तो अब ये बीजेपी को समझना होगा कि आगे कैसे अपने न रूठें, इसका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये याद होगा कि जिस वक्त मुख्यमंत्री को बदला गया था, यानी कि मनोहर लाल को हटाते हुए और उसके बाद से ये जिम्मेदारी दी गई थी नायब सिंह सैनी को, इससे भी कहीं ना कहीं रूठे हुए नजर आए थे अनिल विज उस दौरान भी। हालांकि उन्हें मनाया जरूर गया था, लेकिन अब एक और स्टेटमेंट अनिल विज की तरफ से। फिलहाल खबरें जारी रहेंगी, अनुक्र एक छोटी सी ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। बढ़े खबरों में आगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में घोष को 3 दिन की हिरासत दी गई है। इसमें आंदोलन लगातार जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सहकर्मी के बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर रविवार को भी अपने आंदोलन पर अड़े रहे हैं, जबकि हजारों लोग भारी बारिश के बावजूद कोलकाता में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये प्रदर्शन जांच में हो रहे घटनाक्रम के साथ हुआ, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और स्थानीय ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि उन्हें संदेह है कि दोनों अपराध को छिपाने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। सुनवाई में मौजूद वकीलों के अनुसार एजेंसी ने घोष और मंडल पर घटना को कमतर आंकने, आरोपियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। तो घोष स्टैंड टू 3 days इन द कस्टडी, स्टेयर कंटिन्यूज। तो फिलहाल देखिए, जो लगातार आपको बता दें कि जो विरोध प्रदर्शन है वो थम नहीं रहा है। हालांकि कोर्ट पहले भी इस बारे में कह चुका है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन आप वापस काम पर लौटिए। लेकिन अब चूंकि कस्टडी भी दे दी गई है। तो फिलहाल ये हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर आप ये खबर देख पाएंगे और इस हेडलाइन में भी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी कोलकाता में जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन डॉक्टर्स का जारी है। और ये जो तस्वीर भी आपने देखी है, दरअसल डॉक्टर्स की ओर से मांग कई बार की जा चुकी है कि अगर ममता बनर्जी, यानी कि जो इस वक्त बंगाल की जो सरकार जिनके हाथों में है, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करें, उनकी मांगों को सुने और इसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। ये डिमांड रखी गई थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से। और साथ ही पूर्व प्रिंसिपल पर भी जो कई संगीन आरोप लगाए गए थे और जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त सीबीआई की ओर से भी ये कहा गया था कि सबूत मिटाने के पीछे अगर किसी की मंशा थी और ये जो कोशिशें की गई थी,
सबसे बड़ा हाथ इसमें संदीप घोष का बताया गया, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानकारी दे दें कि जो खबर छपी हुई है, इस खबर में यह भी बताया गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई सिर्फ यही खबर नहीं थी, बल्कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम वित्तीय अनियमितताओं की गड़बड़ी में भी सामने आया है। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत पहले से ऐसे भी कारोबार हो रहे हैं कि लोगों के ऑर्गन्स निकालकर सप्लाई किए जाते हैं। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं और इसी के तहत में भी पूछताछ हो रही है, यानी कि एक साथ कई मामलों के तहत में अब संदीप घोष से पूछताछ की जानी है। इस मामले में फिलहाल 3 दिनों की न्यायिक हिरासत तो दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में अभी भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि जो उनकी ओर से मांगे रखी जा रही है, चाहे उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप और हत्या को अंजाम दिया गया था उसमें न्याय की इंसाफ की बात हो, और चाहे उन लोगों को लेकर के कि आखिर किन किन लोगों को अभी भी बचाया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पर सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं था, ये बार बार रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं। और इसी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि जो बैठक मुख्यमंत्री के साथ हो वो अपनी मांगे भी रखेंगे और साथ ही सवाल का जवाब भी वो लेंगे मुख्यमंत्री से, लेकिन इसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांगों को राज्य सरकार मांगेगी या फिर नहीं। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुके हैं कि तमाम डॉक्टर्स को अब अपने काम पे लौट जाना चाहिए, सीबीआई अपना काम करिए, लेकिन डॉक्टर्स अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं सुप्रीम। तो बिल्कुल, अब खबर हम आपको मेरठ से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल मेरठ में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या अब तक 10 हो चुकी है और यह खबर आप द इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ अलग अलग अखबारों में भी देख पाएंगे। तो फिलहाल देखिए मेरठ की ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये मेरठ में एक इमारत गिरी थी जिसमें कि एक परिवार बुरी तरीके से दब गया था और कई जिंदगियां इसमें समाप्त हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मेरठ के जाकिर नगर इलाके में 3 मंजिला मकान मलबे से मकान ढह गया था, जिसमें कि मलबे से कई शव बरामद किए गए थे और साथ ही ये संख्या बढ़कर के अब 10 हो चुकी है। दरअसल ये भी कहा गया है कि घटनास्थल से बचाए गए हैं अब तक 5 अन्य लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज जारी है। देखिए, ये बहुत दुखद खबर थी कल की कि मेरठ में एक साथ 10 लोगों का जनाजा उठा। आलम ये था कि उस जनाजे में शामिल होने के लिए तमाम जो उनके परिचित थे वो भी थे शामिल हुए, जो अपरिचित थे वो भी शामिल हुए। ठीक हमारे पीछे आप वो तस्वीर भी देख रहे होंगे रेस्क्यू की, जो इस वक्त टीम उस वक्त तैनात थी। तो फिलहाल देखिए, जाकिर कॉलोनी में हादसा हुआ था, मरने वालों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। 16 घंटे तक बचाव अभियान ऐसे ही जारी रहा। तो अंतिम यात्रा के दौरान हापुड़ रोड पर बड़े वाहनों को रोका गया, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मलबे से जिंदा 13 मवेशियों को भी निकाला गया था। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि जाकिर कॉलोनी में शनिवार रात भर कर गिरे मकान में मरने वालों की संख्या 10 पहुंची। 16 घंटे तक ये बड़ा रेस्क्यू अभियान चला। जाकिर कॉलोनी में परिवार के 10 लोगों के जनाजे में एक साथ उठे थे, ये देखकर मौजूद लोगों के आंसू छलक पड़े थे। अंतिम यात्रा के दौरान हापुड़ रोड पर बड़े वाहनों को रोका गया। इधर जो डीएम है दीपक मीणा ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। मृत पशुओं के लिए शासन से मुआवजा दिलाया जाएगा। लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार शाम करीब 4:30 बजे जाकिर कॉलोनी के नफो उर्फ नफीसा भी इसमें समा गई थी। देखिए, अब जो तस्वीरें सामने आई थी ना, उन्होंने सबका जो दिल है वो झकझोर के रख दिया। मासूम को गोद में लेकर मौत से लड़ी ममता। 3 मंजिला मकान में मलबे से जिंदगी के लिए मौत से जंग के बीच कई निशान ऐसे मिले जिसे सभी को दहला के रख दिया। इसमें एक दृश्य झकझोरने वाला था। रविवार सुबह बचाव दल के मलबा हटाने के दौरान नईम की पत्नी अलीशा की गोद में उनकी 6 साल की मासूम बच्ची हिमाशा उर्फ रिमटा लपटी मिली। ये दृश्य देखकर लोग मानो सहम गए हों। किस तरीके से मासूम बच्ची को बचाने के लिए अलीशा ने जिंदगी की जंग लड़ी होगी, ये उन तस्वीरों में, उस बलमे में साफ तौर पर जाहिर हो रहा था। मकान गिरते वक्त अलीशा ने बेटी को बचाने का प्रयास किया होगा, लेकिन हादसे में मां बेटी की जान चली गई। मकान के द्वितीय तल पर शनिवार शाम एक कमरे में साजिद, उनकी पत्नी साइमा, बेटी सानिया, रेजा, बेटा साकिब, रिश्तेदार का बेटा सूफियान थे। दूसरे कमरे में घर के मुखिया नफो थे। यानी कि देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। हमने पहले ही बताया आपको कि चाहे वो परिवार के जन हो या फिर कोई भी हो, वह इस जनाजे में
शामिल हुआ, सभी ने बेहद दुख जाहिर किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने भूस्खलन प्रभावित उत्तराखंड में फंसे 30 तीर्थयात्रियों को बचाया है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद फंसे तमिलनाडु के कुडालोर जिले के कम से कम 30 तीर्थयात्रियों को रविवार को बचा लिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बचाव अभियान की निगरानी की और कुछ तीर्थयात्रियों पर फोन पर भी बात की। रविवार शाम को उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु से बचाए गए लोगों को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए धारचूला ले जाया गया। तमिलनाडु सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसमें धारचूला से नई दिल्ली पहुंचने के बाद वे तमिलनाडु लौट आएंगे। तो फिलहाल देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, उनको लेके लौटा गया, और इस खबर को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान टाइम्स में भी जगह दी गई है। तो फिलहाल हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद जो तमिलनाडु के कुडलोर जिले के कम से कम 30 तीर्थयात्री फंस गए थे, उनको रविवार के दिन बचाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बचाव अभियान की निगरानी की और कुछ तीर्थयात्रियों से फोन पर बातचीत भी की। रविवार शाम को उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तमिलनाडु से बचाए गए लोगों को सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए धारचूला ले जाया गया था। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि धारचूला से नई दिल्ली पहुंचने के बाद वे तमिलनाडु लौट आएंगे। तो फिलहाल देखिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर यात्रा करने गए हुए थे और जो ये श्रद्धालु बताए जा रहे थे, मंदिर के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर भूस्खलन होने के कारण कई ऐसे तीर्थयात्री जो कि तमिलनाडु से यहाँ पहुंचे हुए थे, वो बुरी तरीके से इसमें फंस गए थे। हालांकि इनके रेस्क्यू के लिए तमिलनाडु सरकार ने कदम उठाए और उसके बाद से एम.के. स्टालिन की तरफ से खुद ही मामले की पूरी जानकारी भी ली गई और लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाने के भी आदेश जारी किए गए, जिसके तहत में कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर मणिपुर से जुड़ी हुई है। दरअसल मणिपुर में मंत्री के घर पर बम विस्फोट हुआ है। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं सामने आई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मणिपुर में लगातार हिंसा अभी भी जारी है, यानी मणिपुर धधक रहा है, जल रहा है और ये आग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच मणिपुर के परिवहन मंत्री खशीम वशुम के अखरूल कस्बे में स्थित घर पर शनिवार रात बम विस्फोट हुआ। एक मंत्री करीब, ये बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्री करीब 80 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी इम्फाल में थे। पुलिस ने इस बात की जानकारी भी साझा की कि इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ है और अखरूल जिले के नगा बहुल मुख्यालय के हमलेखियोंग इलाके में स्थित आवासीय परिसर को कम तीव्रता वाले विस्फोट में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। एक और जहां लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बम विस्फोट हो रहे हैं, रॉकेट से यहां हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। The bomb explodes at the Manipur minister's house. No one hurts. A bomb exploded at the house of the Manipur Transport Minister काजिम वाशुम के घर पे हादसा हुआ था। हालांकि आपको बता दें जो कि स्टेट कैपिटल इम्फाल है, अबाउट 80 किलोमीटर अवे उनके घर से दूर हुआ था, 80 किलोमीटर दूर। लेकिन बात यह है कि किस तरीके से इससे पहले भी कोई ये मामला पहला नहीं है। हमने पहले भी खबर आपको दी थी, जानकारी दी थी कि मणिपुर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और अब टारगेट जो है वो राजनेताओं को भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर टारगेट इन नेता को किया गया। इससे पहले भी जैसे कि सुरभि भी आप तक इस खबर को पहुँचा रही थी कि यहाँ पर चाहे वो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, मकसद यही है कि वहाँ पर जो माहौल है उसे खराब करने का है। और यही कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी अब चुनौती बन गई है। बिल्कुल, तो देखिए एक अधिकारी की ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई थी और ये कहा गया कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विस्फोट के पीछे आखिर कौन था। पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग भी संभालने वाले श्री वशुम नगा पीपल्स फ्रंट से ताल्लुक रखते हैं, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और कुकी जो कि बहुल कांगपोकपी जिले के में पूर्व विधायक यामथोंग हावोकिप के घर पर 10 अगस्त को हुए विस्फोट के बाद से ये दूसरी ऐसी घटना बताई गई है जिसमें कि उनकी पत्नी सापम चारूबाला की मौत हो गई थी। मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में तनाव इस वक्त भी बना हुआ है, लेकिन कोई भी घटना अब तक ऐसी नहीं घटी है जिसमें लोगों की जानें गई हैं।
घाटी के 5 जिलों में से 3 इम्फाल, और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि जहां इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और थैबल में कर्फ्यू जारी रहा है, लेकिन लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी कुछ घंटों के लिए इसमें ढील दी जाती है। दरअसल मणिपुर जब से ही हिंसा की चपेट में आया है, यानी कि जब से यहाँ पर हिंसा की आग भड़की है, तो इसके बाद से लगातार कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। खासतौर पर आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के भी कई टुकड़ियों को वहां पर डिप्लॉय किया गया, यानी वहां पर इस वक्त सेना तैनात है। और दूसरी ओर हम ये भी जानकारी आपको दें कि कुकी और मैती समुदाय के बीच में जिस तरीके से संघर्ष अभी भी जारी है, उनकी ओर से मांग की जाती है कि ये घटनाएं शांत हो जाएंगी एक बार जब चीजें पूरी खुलकर के सामने आ जाएंगी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को सेना बल को हटाना होगा। लेकिन वही केंद्र सरकार ये कहती है कि सेना वहां है, इसी वजह से अभी भी मामला थोड़ा सा शांत है। नहीं तो जो मणिपुर की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, यहाँ पर मणिपुर की स्थिति बद से बदतर और ज्यादा हो सकती है, और यही वो कारण है जिस वजह से सेना अभी भी वहां पर जुटी हुई है। हालांकि कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी हमने देखे जब सेना को भी बार बार वहां के स्थानीय जो हैं उनकी ओर से धमकियां दी जाती है। ये उकसाने का काम मिलिटेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। मिलिटेंट्स जो वहां पर है लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय का वर्चस्व बरकरार रहे, और ये दोनों ओर से जारी है। और ये दोनों ओर से संघर्ष इसी को लेकर के जारी है कि मैती समुदाय और साथ ही कुकी समुदाय, आखिर किसका वर्चस्व मणिपुर में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये अदावत 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 35 साल पुरानी है। और लगातार आपको बता दें कि यही एक बड़ी वजह है कि मणिपुर अभी भी आग में झुलस रहा है। हालांकि अभी बीच में खबरें ऐसी भी आई थी कि तमाम जो वहाँ के क्षेत्रीय जो दल हैं, जो कह सकते हैं उग्रवादी जो समूह हैं, उन्होंने सरेंडर करने की कोशिश भी की, उसकी सराहना भी की गई। लेकिन अब सवाल यही उठता है लेकिन कि किस तरीके से अभी भी तमाम राजनेताओं को उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इसका मकसद हालांकि क्या कुछ है। हालांकि वहाँ के जो सीएम है एन बीरेन ने भी कई बार मर्तबा कोशिश की बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला। यदि हम फ्लैशबैक पर जाते हैं, आम चुनावों को देखेंगे तो आम चुनावों में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को काफ़ी बेबाक तरीके से उठाया था। लगभग 1.5 साल से किस तरीके से क्यों कह सकते हैं कि लगातार झुलस रहा था मणिपुर, उसी को लेकर सवाल खड़े किए गए। कई मर्तबा अमित शाह भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा जिससे कि इन दोनों समुदाय के बीच में सुलह हो सके, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। एक वक्त लगता है कि थोड़ी देर चीजें सबको शांत होती हैं, लेकिन वापस से कुछ ही दिनों के बाद चीजें वापस उग्र होना शुरू हो जाती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इसको लगातार लगा हुआ है कि दोनों समुदायों को आखिरकार कैसे समझाया जाए और मेन स्ट्रीम में मणिपुर को कैसे लाया जाए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में, यानी कि इसी कार्यकाल में ही लागू होगा, ये कह दिया गया है, और इसी के लिए सरकार जो है बखूबी कोशिश कर भी रही थी। तो केंद्र सरकार ने दावा ये कर दिया है कि पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में वह अपने इसी रुख पर कायम होगा। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव लागू करने का जो वादा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी। अपने पहले 2 कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख वादों को पूरा किया। इसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर धारा 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल था। तो फिलहाल देखिए, लगातार ये केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता रहा है, बीजेपी भी हर बार इसी बात का मुद्दा उठाती रही है। 2014 से ही आपको याद होगा कि 2014 से किस तरीके से इस बात की मांग की जाती रही है कि हम इस मामले में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत में कानून लाएंगे और ये इसी कार्यकाल में संभव बनाया जाएगा। यानी कि देखिए, लगातार एक और जो है ये कोशिशें की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से कि अगर एक राष्ट्र है
तो एक समय पर एक ही साथ चुनाव होने चाहिए हर राज्य में, और इसी के तहत में एक कानून बनेगा और उसके बाद से जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया को हम ऐसे ही संपन्न करवाएंगे, यानी देश भर में एक समय पर एक ही साथ तमाम राज्यों में चुनाव होंगे और उसी आधार पर यह तय होगा। क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि जिस तरीके से तमाम खर्चे होते हैं उन खर्चों पर भी कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ एक ही बार में हर राज्यों से जुड़ी हुई फैसले सामने आ सके। हालांकि इसके खिलाफ विपक्षी दल है और विपक्षी दलों का ये कहना है कि मुमकिन नहीं है भारत जैसे राष्ट्र में, क्योंकि भारत जहां लोकतांत्रिक देश है तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जो ये पूरी तरीके से संभव ना हो पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं विपक्ष में जो इसका खुले तौर पर अब तक समर्थन कर चुकी हैं। देखिए, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने ये सूत्रों के तहत ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस योजना को इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। आपको ये भी याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। भाजपा ने हालिया लोकसभा चुनाव में अपने इस घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में एक चुनाव की सिफारिश की थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश भी की थी और समिति ने लोकसभा विधानसभा के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई थी। हालांकि इसकी कोई मियाद तय नहीं है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, विधि आयोग भी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय की 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। इस पर प्लानिंग चल रही है, इस पे काम चल रहा है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव या फिर अनिश्चितकाल तक बहुमत न होने पर साझा सरकार का प्रस्ताव करने की सिफारिश कर सकता है। फिलहाल देखिए, एनडीए की जो मौजूदा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और उस 100 दिन के कारण ही और उसके बाद ही एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाना चाहिए। उस पर अब सरकार जो है वो काम कर रही है। चलिए सुरभि, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखिए, पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को जगह दी है और सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। देखिए, जनगणना को लेकर के लगातार लंबे समय से मांग उठती रही है और अब पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी, इस बात की जानकारी भी साझा की गई है। लेकिन इस प्रक्रिया में नीति संबंधित कॉलम शामिल करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों ने इस बात का दावा भी किया है कि दशकीय जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है और यही कारण है कि अभी जिस तरीके से जनगणना की प्रक्रिया निभाई जानी है, अब इसे डिजिटलीकरण का रूप दिया जा रहा है, यानी डिजिटलाइजेशन की ओर इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी दशकीय जनगणना से ही जुड़ा हुआ है और इसी को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक जनगणना कराए जाने की बातें रही हैं, लगातार आपको याद होगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, यानी कि रजिस्टर लेकर के लोग आपके घरों पर पहुंचते हैं, सर्वे की एक टीम पहुंचती है और उसके बाद से जनगणना के लिए आपसे कई सारे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं और इसी को लेकर के जब पूरे रिकॉर्ड्स उनके पास आ जाते हैं तो एक पूरा ब्यौरा साझा किया जाता है कि इस वक्त देश में जनगणना की जो एक सेंसस रिपोर्ट जो तैयार होती है वो इसी के जरिए होती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रजिस्टर यानी कि हार्ड कॉपी के तौर पर जब इसकी रजिस्टर में जो नाम दर्ज किए जाते थे, जो लिस्टिंग होती थी, वो अब डिजिटल हो जाएगा, यानी डिजिटल भी जनगणना अब लोग कर पाएंगे, उनकी जानकारियां वहां पर शामिल की जा सकेगी और ये जो सर्वे होगा, अब सर्वे का पूरा प्रोसेस डिजिटलाइजेशन के तहत ही होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आपको बता दें किस तरीके से जो विपक्ष है वह भी इस बात को लेकर कह ही रहा था कि सरकार जो है जनगणना करवाने से परहेज कर रही है और लगातार सरकार जो है वह विपक्ष के निशाने पर आ रही थी। अब देखिए, इस बात का भरोसा दिला दिया गया है कि देखिए जनगणना बहुत जल्द कराई जाएगी और उसमें किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, वह भी यहाँ पर बताया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जनगणना करवाने का मकसद क्या होता है ये भी समझिए, क्योंकि जनगणना कराने का मकसद यही होता है कि कितने
वर्ग प्रतिशत लोग कहाँ कहाँ विराजमान है, किस तरीके से उनको आगे किस तरीके से योजना को लाभ दिया जाएगा, किस तरीके से योजना को बनाया जाएगा। फिलहाल देखिए अब सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की यानी कि 10 साल में जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत फिलहाल कर दी है। तो सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू करी, लेकिन इस प्रक्रिया में जो जाति संबंधी कॉलम है उसे शामिल करने पर निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जातीय कॉलम यदि हम शामिल कर देंगे तो कहीं ना कहीं उससे राजनीति और गर्मा जाएगी। तो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के नाम पे ये कहा है कि इसको सार्वजनिक नहीं करने की शर्त बताया गया कि दशकीय जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी और यही बड़ी वजह है कि जो लगातार 3 साल तक जो विपक्ष है वह लगातार निशाना साध रही थी सरकार के ऊपर। अब कहा जा रहा है कि वह चूंकि कोविड आ गया उसके बाद से जनगणना नहीं कराई गई थी, लेकिन पिछले वर्ष आपको बता दें कि किस तरीके से संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का भी कार्यान्वयन भी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द जनगणना कराई जाएगी और क्या क्या फॉर्मूलों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। रविवार को हुई हल्की बारिश, आज से थम जाएगा वर्षा का दौर। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो बारिश का दौर है क्या वो थम जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किस तरीके से हम आपको बता दें कि पूरा जो देश है वह बारिश में सराबोर था, चाहे वह पहाड़ी एरिया हो, और उसका असर मैदानी एरिया में साफ तौर पर नजर आया था। भूस्खलन की वजह से किस तरीके से पहाड़ दरके थे, और यदि हम नज़र मैदानी एरिया में गिराएं तो देखिए आप कल भी जो खबर आई थी मेरठ से उसने सभी को चौंका दिया था। भारी बारिश के दौरान मकान भर कर गिरा था, 10 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रविवार को हुई हल्की वर्षा, आज से वर्षा को जो दौर है थम जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कई ऐसी जगह बताई जा रही है जहां पर भारी बारिश के कारण जिस तरीके से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब तक भी कई ऐसे जगह है जो कि बाढ़ से प्रभावित है। साथ कई लोगों ने इस दौरान अपनी जानें भी गंवाई हैं और इसको लेकर के लगातार कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी उतार दिया गया है, और साथ ही इस मामले को लेकर के आईएमडी ने अब ये कहा है कि कुछ दिन और उसके बाद से बारिश जिस तरीके से भारी बारिश कई जगहों पर हो रही है वो थम जाएगी। क्योंकि देखिए इस साल राहत की बारिश की जगह आफत की बारिश भी साफ तौर पर लोगों ने देख ली है। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी भाला फेंकने के लिए नीरज चोपड़ा उतरे, और ये खबर आपको अलग अलग अखबारों में देखने को मिल जाएगी। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी हुई है, यह खबर हम आपको दिखा देते हैं। आपको याद होगा कि द गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले नीरज चोपड़ा, इन दिनों उनके हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन बावजूद इसके वो खेल के मैदान में उतरे, उन्होंने भाला फेंका। हालांकि यही ये कहा जा रहा है कि इस मैच में वो बिल्कुल ही कम सेंटीमीटर से चूक गए, यानी कि जो भाला उन्होंने फेंका और उनके साथ में जो कंपटीशन के तहत में जो उनके कॉम्पिटिटर उनका उस खेल में थे, उन्हें कहीं ना कहीं जीत मिल गई। सिर्फ यही मुख्य कारण बताया गया। हालांकि इससे बेहद परेशान जरूर नजर आए थे नीरज चोपड़ा। ये जानकारी आपको दे दें, ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग फाइनल में 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा 1 सेंटीमीटर की दूरी से खिताब जीतने में चूक गए थे। देखिए फ्रैक्चर के बावजूद न सिर्फ डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंका बल्कि दूसरा स्थान भी हासिल किया था। हरियाणा के 26 साल के नीरज हैं, शनिवार को खिताब के बेहद करीब थे, लेकिन 1 सेंटीमीटर से चूक गए। लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।